दूसरे रोज मैंने शहर का जायजा लेने का सोचा। बिला वजह टैक्सी में शहर भर घूमना महफूज नहीं था। मैं अशोका होटल चला गया और वहां से टूरिस्ट बस में नई और पुरानी दिल्ली के काबिल दीद मकामात की सैर भी की और शहर की हालत का भी जायजा लिया। हर जगह महफूज लोगों की दौड़ भाग, खुसूसी तौर पर पब्लिक मकामात और मुसलमानों के रिहायशी इलाकों में जगह जगह चेकिंग देखने में आई। करोल बाग और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तो पूरे तौर पर पुलिस के मुहासरे की हालत में थी। चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे में भी सिविल लिबास में फौजी और पुलिस हर आने जाने वाले की जांच कर रहे थे। मैंने नोट किया कि अब्दुल करीम से मुशाबियत रखने वाले हर शख्स को जरा अलग ले जाकर पूछगिछ की जा रही थी। दिल्ली की ये हालत कमोबेश 15 रोज तक बरकरार रही। इस दौरान हमें यशवंत से डाक मामूल के मुताबिक मिलती रही। बुध के रोज पाकिस्तान से राब्ता होने पर फिर जैकपॉट मिलने की खबर और मोतबर कोरियर को भेजने का इंतहाई मुख्तसर पैगाम दिया। आइंदा इतवार को वायरलेस पैगाम मिला कि गुज़श्ता डाक लेने वाला कोरियर बुध को उसी मकाम पर मिलेगा। इस बार बुध को कैप्टन अरशद पहले की तरह मिला। मैंने डाक और डायरी उसके हवाले की। अपनी डाक में मैंने अब्दुल करीम के कवायफ मुफस्सल तौर पर लिखे और उसे पाकिस्तान बुलवाने की दरखास्त की। मैंने ये भी लिखा कि अब्दुल करीम जब तक हमारी हिफाजत में है, हमारा मिशन और हम सब खतरे में हैं और उसकी निगरानी में हम वक्त मसरूफ रहने की वजह से मेरे साथी मेरे आइंदा मिशन में साथ देने से कासिर हैं। लिहाजा उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलवाने का इंतजाम किया जाए, वरना पाकिस्तान के मफाद के लिए जान की बाजी लगाकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले को जिंदगी की जमानत और इनाम देने की बजाय हमें मजबूरन हलाक करना पड़ेगा। मेरी इस तहरीर का मेरे सीनियर्स पर खातिर खा असर हुआ। अब्दुल करीम को हमारा मेहमान बने ठीक 18 रोज बाद कोरियर उसे अपने हमरा पाकिस्तान ले गए। अब्दुल करीम को पाकिस्तान की शहरियत दी गई और कारोबार के लिए 60,000 रुपया भी बतौर इनाम दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने के फौरन बाद उसे हमारी एजेंसी ने अपनी हिफाजत में ले लिया था। इंटरोगेशन और क्रॉस इंटरोगेशन के मरहलों से गुजरने के बाद उसे क्लियर कर दिया गया। अब्दुल करीम ने पाकिस्तान में शादी की और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत अपने बाल बच्चों समेत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। जब तक अब्दुल करीम हमारा मेहमान रहा, हमारी जान गले में ही अटकी रही। यही हाल नजीर शेरवानी का था। भारतीय पुलिस और फौज ने दिल्ली से बाहर जाने के सब रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी और हर आने जाने वाले को उन्हें मुतमईन किए बगैर निकल जाना तकरीबन नामुमकिन था। जब 2 कोरियर्स अब्दुल करीम को लेने आए तो मेरे साथियों ने अपने पास रखी नकली मूंछों दाढ़ी के साथ सिखों की पगड़ी पहनाकर उसे एक मुकम्मल सिख बना दिया था और मेरे 2 साथी उन्हें कवर करने के लिए सब्जी मंडी स्टेशन से शाहदरा तक ट्रेन में उनके डिब्बे में हमरा रहे। ये मरहला बखैर आफियत तय हुआ तो हमारी जान में जान आई। पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर उनके बखैर आफियत पहुंचने का बताया गया तो ये चैप्टर बखैर खूबी तय पा जाने की खुशी में हमने एक घरेलू जश्न मनाया, जिसमें मेरे और मेरे साथियों के अलावा मकान मालिक नजीर शेरवानी और उसके हमसाए आरिफ ने भी शिरकत की। उसी जश्न में हमने उनके अंडरग्राउंड साथियों की मदद से अपने आइंदा माह यानी जनवरी 1973 में किए जाने वाले मिशन के बारे में इब्तिदाई बातचीत भी की और नजीर और आरिफ ने यकीन दिलाया कि अंडरग्राउंड लड़के बड़े जुर्रतमंद और तेज हैं। उन्हें सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है और उनसे बड़े से बड़ा काम लिया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा कि अभी अब्दुल करीम की तलाश जारी है। अगरचे इस तलाश में शुरू वाली शिद्दत बाकी नहीं रही, लेकिन दिल्ली और गिरदो निवाह की मुसलमान बस्तियों पर भारतीय फौज और पुलिस अब भी खुसूसी निगाह रखे हुए हैं। ये मेरा और मेरे साथियों का मुशाहिदा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते, हमको एहतियातन नए अफराद से मिलने में एहतराज करना चाहिए। उन्होंने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया। हमारे पास जनवरी के मिशन के लिए खासा वक्त था और हम जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर मेरे सीनियर्स ने बताया कि अब्दुल करीम की मुहैया करदा डायरी मिलते ही उन्होंने अपनी तमाम मुहैया फोर्स उन गद्दारों की तलाश और सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान भर में फैला दी और नतीजतन भारतीय एजेंटों के कई ग्रुप ट्रांसमीटरों के साथ पकड़े गए, जिन्हें तफ्तीश के जरिए भारत को भेजी गई मालूमात हासिल करने के बाद शूट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्की हालात लंबी तफ्तीश और अदालती कार्रवाइयों की पेचीदगियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रांसमीटर का मिलना ही गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है और गद्दार की सजा हमारे महकमे में सिर्फ मौत है। उस डायरी में दर्ज तफसीलात के मुताबिक इन सियासतदानों, नौकरशाही के आला अफसरान और सनतकारों और ताजिरों की भरपूर निगरानी की गई और सबूत इकट्ठे किए गए और इन गद्दारों की गिरफ्तारियां अमल में आईं। गद्दार ब्यूरोक्रेट्स को मुलाजमत से हटाकर लंबी सजाएं दी गईं। इनमें सबसे ज्यादा बुरा हशर उन गद्दार सनतकारों और ताजिरों का हुआ जिनमें से बाज ने खुदकुशी कर ली और बाज को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। रह गए सियासतदान तो गद्दार सियासतदानों को जेल में डाल दिया गया।
उस वक्त बरसरे इक्तदार सियासतदान बड़े बुलंदोबांग दावों के साथ इक्तदार में आए थे। उनके वो दावे जब सराब साबित हुए तो उन्होंने अपनी बका के लिए गिरफ्तार सियासतदानों से गुफ्तशुनीद शुरू कर दी। बहरहाल उस वक्त पाकिस्तान में भारत के मौजूद सब जासूसी नेटवर्क तोड़ दिए गए थे। भारत में हमारे ग्रुप की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये थी कि जब हम भारत में दाखिल हुए तो हमें अपने सीनियर्स के अहकामात की हर्फ बहर्फ बजा आवरी का हुक्म था, और अब हालत ये थी कि हमारी गैर मामूली कामयाबियों ने हमें एतमाद के उस मकाम पर ला खड़ा किया था कि हमारे सीनियर्स हमारे मशवरों पर अमल करने लगे थे, और ये सब रब्बुल इज्जत का करम था जिसने हमें इस मंजिल पर पहुंचाया। मुझे डाक में एक खुसूसी पैगाम मिला कि आइंदा के मिशंस के लिए जिस कदर रुपया, असलहा, ग्रेनेड्स वगैरह दरकार हो वो दिल्ली में एक नए कोड के साथ एक हमदर्द से हासिल कर सकता हूँ। इस नए हमदर्द को पहले ही हिदायत दी जा चुकी हैं। मामूल की जरूरियात के लिए मजीद 50,000 रुपया मुझे भेज दिया गया था और मजीद रुपए के हुसूल के लिए पहले वाले हमदर्दों से राब्ता करने की हिदायत थी। अब्दुल करीम को पाकिस्तान भेज देने के बाद मैं एक शाम कर्नल शंकर से मिलने गया। मेरी इतनी लंबी गैर हाजिरी उसे मेरे मुतालिक शक में मुब्तला कर सकती थी। सर्विसेज क्लब में सिविलियन के दाखिले पर अब ऐसी पाबंदी लग चुकी थी कि जिसको मिलना हो वो लिख कर क्लियरेंस दे तो फिर भी नाम, पता और मुलाकात का वक्त दर्ज किया जाता था, और वापसी पर उस कागज पर साहिब मुलाकात के दस्तखत और वक्त लिखना जरूरी था। इन मराहिल को तय करके जब मैं कर्नल शंकर के पास पहुंचा तो उसने एक फीकी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। लॉन में उसी जगह उसने महफिल जमा रखी थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया और अपनी गैर हाजिरी की वजह बंबई जाना और वापसी पर तबीयत की नासाजी बताई। वो बोला, अच्छा हुआ विनोद जो तुम इस दौरान यहाँ नहीं आए। अब्दुल करीम मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा कर फरार हो गया है। मैंने कर्नल शंकर से तफसील पूछी तो उसने सिर्फ यही बताया कि अब्दुल करीम उसे मिलने वाले एक ब्रिगेडियर का ब्रीफकेस लेकर अचानक गायब हो गया। उस ब्रीफकेस में इंतहाई अहम कागजात थे। तलाशे बिस्यार के बावजूद अब्दुल करीम हाथ ना सका और अब वो ब्रिगेडियर और खुद कर्नल शंकर इंक्वायरी के जिल्लत आमेज और थका देने वाले मराहिल से गुजर रहे हैं। कर्नल शंकर जो पहले ही अपने जाती गम शराब के नशे में भुलाने की कोशिश करता था, इस नई मुसीबत की वजह से जाम पर जाम चढ़ा रहा था। उसने सरगोशी में कहा, विनोद ये नया बैटमैन और जो दूसरे सिविलियन ड्रेस में उसके करीब ही खड़े हैं हमारे महकमा जासूसी के आदमी हैं और मेरी और मुझे मिलने के लिए आने वालों की निगरानी और जासूसी के लिए खड़े हैं। इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है कि ये सिपाही और जेसीओ रैंक के आदमी एक हाजिर ड्यूटी फुल कर्नल की उसके सामने जासूसी करें और फिर रैंक्स में मुझसे बहुत कमतर दर्जे के जवान अफसर मुझसे तफ्तीश करते वक्त सर के लफ्ज का दुम छल्ला लगाकर मुझसे ऐसे जिल्लत आमेज सवाल करते हैं कि जी चाहता है मैं उन्हें शूट कर दूं। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है कि इंक्वायरी के नतीजे में अगर मुझे फौज से न निकाला गया तो मैं खुद ही फौज को छोड़ दूंगा। मुझसे ये जिल्लत आमेज जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं होती। मेरा कसूर क्या है? बैटमैन अब्दुल करीम को खुद इसी महकमे वालों ने अपनी तसल्ली के बाद मुझे दिया था। वो ब्रीफकेस लेकर भाग गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये गलती तो उस ब्रिगेडियर की है जो इतने अहम कागजात जिन्हें दफ्तर से निकालने की उसे हरगिज इजाजत न थी ब्रीफकेस में डाले फिरता था। चूंकि तफ्तीश भी खुद उसी का महकमा कर रहा है इसलिए वो सारा मलबा मुझ पर डालने की कोशिश में है। आज तुम यहाँ आए हो और कल को ही उस महकमे के आदमी तुम्हारे होटल में पहुंच जाएंगे और तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तुम हरगिज घबराना मत और बिला झिझक उनके हर सवाल का मुनासिब जवाब देना। मुझसे मिलने की वजह पूछें तो कह देना कि हमारी पहली मुलाकात आज से कुछ महीने पहले अकबर होटल में एक ड्रेस शो में हुई थी और हम मिजाजी की वजह से मुलाकातें बढ़ती रहीं। मैं भी उन्हें यही बताऊंगा ताकि दोनों के बयानात टैली हो सकें। मैंने कहा, कर्नल साहब अगर मुझे इन हालात का इल्म होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। शंकर बोला, ये बात नहीं बल्कि तुम्हारा आज यहाँ आना तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बेहतर हुआ है। अगर तुम ना आते तो ये अब्दुल करीम के गायब होने के बाद तुम्हारे ना आने की वजह से तुम्हारे मुतालिक शक में पड़ जाते। तुम्हारा अब यहाँ आना ही तुम्हारी सफाई के लिए काफी है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तुम अब मेरे पास अपनी आमदोरफ्त बढ़ा दो ताकि शक की अगर मध्यम सी लकीर भी उनके जहन में है तो वो मिट जाए। कर्नल शंकर के पास कुछ देर और बैठकर और जल्द ही मिलने का वादा करके मैं इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि सिविलियन कपड़ों में से एक ने बरामदे में दूसरे कोने में खड़े एक शख्स को इशारा किया। क्लब से बाहर मैंने टैक्सी ली तो जल्द ही महसूस हुआ कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं इस निगरानी की तस्दीक के लिए टैक्सी को कनॉट सर्कस ले गया। वो गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। कनॉट सर्कस में एक दुकान से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को लोधी होटल चलने को कहा। होटल तक उस गाड़ी ने हमारा पीछा किया। मैं तो टैक्सी को फारिग करके होटल के अंदर चला गया। ना मालूम वो गाड़ी कब तक वहां खड़ी रही। मेरी मोबाइल सर्वेलेंस शुरू हो चुकी थी और बहुत ही जल्द स्टैटिक सर्वेलेंस शुरू होने वाली थी। मैं कमरे में चला आया और उनसे निपटने के जराए सोचने लगा।
अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं अपने साथियों से मिलने और उन्हें अपनी निगरानी शुरू होने की इत्तला देने होटल से निकल खड़ा हुआ। होटल की लॉबी में सिर्फ एक दो गैर मुल्की टूरिस्ट बैठे हुए थे। होटल के बाहर पार्किंग से गुजरता हुआ मैं सड़क पर आ गया। मैं जानबूझकर अपने साथ असलहा नहीं लाया था। फुटपाथ पर चलते हुए मैंने कई बार पीछे घूम कर देखा कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं हो रहा। लोग फुटपाथ पर आ जा रहे थे, लेकिन उनमें कोई भी मेरा पीछा करने वाला दिखाई न दिया। मैंने अपने फुटपाथ पर और सड़क की दूसरी जानिब के फुटपाथ पर आने वालों की शक्लों को ज़हन नशीन कर लिया। आगे सिग्नल चौक था। मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि जब सड़क पार करने का इशारा रोशन हो जाए तो मैं उस वक्त वहां पहुंचूं। इशारा रोशन होते ही मैंने सड़क पार की और दूसरी जानिब के फुटपाथ पर पहुंचकर वापस चलना शुरू कर दिया। 15-20 कदम चलने के बाद मैंने जूते के तस्मे बांधने के बहाने झुककर खूब अच्छी तरह पीछे देखा, लेकिन कोई भी पहले देखा हुआ चेहरा नजर न आया। इस तरीके से पीछा करने वाले खुद को जाहिर किए बगैर पीछा नहीं कर सकते और उनका निगरानी करने का तसलसल दरहम बरहम हो जाता है। पीछा करने वाली गाड़ी भी यू टर्न लिए बगैर अपनी कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। जब मैंने ऑल क्लियर देखा तो एक खाली टैक्सी को रोककर उसमें बैठ गया। पिछली नशिस्त पर बैठे हुए मैंने कई बार पीछे देखा, कोई गाड़ी भी इस नियत से आती दिखाई न दी। मजीद एहतियात के लिए मैंने टैक्सी को जनपद चलने को कहा। वहाँ एक सड़क गोल चक्कर बनाती हुई फिर बड़ी सड़क में शामिल हो जाती है। उस सड़क का पूरा चक्कर लगाया जो आम हालात में कोई अहमक ही लगा सकता है। हम फिर बड़ी सड़क पर आ गए। इस दौरान मैंने पीछे की ट्रैफिक पर पूरा ध्यान रखा हुआ था, लेकिन कोई गाड़ी भी हमारा पीछा करते दिखाई न दी। वहां से मैंने टैक्सी ड्राइवर को कनॉट प्लेस चलने को कहा। ड्राइवर भी हैरान था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे खुद ही बताया कि मुझे सुबह सवेरे हवाखोरी की आदत है। कुछ देर पैदल चलने के बाद मुझे टांग में दर्द महसूस हुआ, लिहाजा मैंने आदत पूरी करने के लिए टैक्सी ले ली। मैंने टैक्सी के शीशे उतार रखे थे और ठंडी हवा के थपेड़ों से मेरा चेहरा सुन हो रहा था, लेकिन ये जरूरी था। कनॉट प्लेस पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और एक आला रेस्टोरेंट में जाकर भरपूर नाश्ते का ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट के दरवाजे के साथ ही लगे पब्लिक टेलीफोन बूथ से नजीर शेरवानी का नंबर मिलाया और उसे अपने नंबर 2 को बुलाने के लिए कहा। 3 मिनट खत्म होने से पहले ही अगर स्लॉट में मजीद सिक्के न डाले जाएं तो फोन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। मजीद सिक्के मैंने हाथ में थाम रखे थे। मेरा नंबर 2 फोन पर आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी निगरानी हो रही है, इसलिए मुझे होटल में टेलीफोन हरगिज न किया जाए और न ही कोई मुझे मिलने होटल में आए जब तक कि निगरानी खत्म न हो जाए और मैं उन्हें ऑल क्लियर न कहूं। मैं खुद ही हर रोज 10 से 11 बजे के दौरान उन्हें कहीं न कहीं से फोन कर लिया करूंगा। यशवंत से डाक लेने और पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करने में कोताही हरगिज न की जाए और मेरे फोन करने पर मुझे तफसीलात बता दी जाएं। मेरा नंबर 2 मेरी निगरानी की बात सुनकर परेशान हो गया और उसने मुझे कहा कि हमारा वो साथी जो जूडो कराटे का माहिर और बहुत अच्छा निशानची है, अगर ऑल क्लियर होने तक मेरे होटल में कमरा लेकर वहां मुझे कवर दे और हिफाजत करे तो बहुत बेहतर रहेगा। मैंने उसकी तजवीज से इत्तेफाक किया। फोन पर गुफ्तगू के बाद मैंने रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और अशोका होटल जाकर टूरिस्ट बस में फिर सारे दिल्ली का चक्कर लगाया। मैंने महसूस किया कि पहले वाली कड़ी चेकिंग में अब खासी कमी हो चुकी थी। अब्दुल करीम की कम से कम दिल्ली में अब तक मौजूदगी से वो नाउम्मीद हो चुके थे। करीबन 4 बजे मैं वापस अपने होटल पहुंचा तो मेरा साथी लॉबी में बैठा हुआ था। मैं कमरे की चाबी लेने के लिए रिसेप्शन पर गया तो वो भी वहां पहुंच गया और कदरे बुलंद आवाज में अपने कमरे की चाबी मांगी। उसका कमरा मेरे कमरे की तरह फर्स्ट फ्लोर पर ही था। मुझे भी तसल्ली हो गई कि खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पड़ने पर मैं बिल्कुल ही अकेला नहीं हूँगा। रिसेप्शन पर मुझे बताया गया कि 2 साहब मुझे मिलने के लिए आए थे और दोबारा आने का कहकर चले गए हैं। रिसेप्शन वालों ने मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने होटल में मेरे क़याम की तारीख से लेकर आज तक की मेरी मसरूफियात के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछा था। सुबह की शिफ्ट वाला रिसेप्शन का अमला उस वक्त जा चुका था। ये बात दूसरे दिन मुझे रिसेप्शन के उस लड़के ने बताई जिसे मैं गाहे गाहे थोड़े बहुत रुपए दिया करता था और अक्सर वही मेरे लॉकर की डबल लॉक की चाबी लाता था। मैं अपने कमरे में चला आया और फौरन ही दोनों पिस्टल, गोलियां, छुरी वाला बेद और अपनी असल शनाख्त की सारी चीजें साथी के कमरे में जाकर उसे देकर वापस अपने कमरे में लौट आया। मेरे कमरे में अब मेरे जाती इस्तेमाल की अशिया के अलावा खुली चाय के पैकेट और 2-3 बड़े थैलों में नमी से महफूज कागजों में बंद मुख्तलिफ अकसाम की खुली चाय के बंडल रह गए थे और मैंने ज़हनी तौर पर खुद को इंक्वायरी करने वालों के सवाल जवाब के लिए तैयार कर लिया था। दूसरी सुबह 9 बजे से पहले ही मेरे फोन की घंटी बजी और रिसेप्शन ने बताया कि 2 साहब मुझे मिलने के लिए लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने लिबास तब्दील किया और अपने साथी के कमरे के दरवाजे पर मखसूस तर्ज की दस्तक देकर लॉबी में आ गया। लॉबी में कई मुल्की और गैर मुल्की बैठे हुए थे। 2 शख्स मुझे देखते ही खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़े। गालिबन गुज़श्ता शाम ही उन्होंने रिसेप्शन से मेरे हुलिये का पूछ लिया था। उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे मेरा नाम पूछा। जब मैंने अपना नाम विनोद चोपड़ा बताया तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मैंने उनका तारुफ पूछा तो उन्होंने निहायत नरमी से बताया कि वो फौज के एक हसास इदारे से आए हैं। उनमें से एक उधेड़ उम्र और दूसरा जवान था।
मैं उन्हें लेकर कॉफी शॉप में आ गया और अपने और उनके लिए कॉफी मंगवाई। इतनी देर में मेरा साथी भी एक दूसरी टेबल पर आकर बैठ गया था। जाहिरन तो वो चाय पीने और अखबार पढ़ने में मगन था, लेकिन यकीनन उसका ध्यान हमारी तरफ ही था। मैंने उन्हें कॉफी पेश करते हुए पूछा कि मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उधेड़ उमर ने मुझसे मेरे कारोबार के मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि खुली चाय का ब्लेंडर और व्यापारी हूँ, बम्बई में रहता हूँ और गुज़श्ता चंद माह से दिल्ली में अपने कारोबार की वुसअत के लिए मुकीम हूँ, क्योंकि यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में मेरी चाय को अच्छी पजीराई मिल रही है। मेरी बात सुनकर वो फौरन ही कर्नल शंकर पर आ गए और उससे मेरे ताल्लुकात के बारे में पूछा। मैंने कहा कि कर्नल शंकर से गालिबन पहली मुलाकात अकबर या अशोका होटल में एक ड्रेस शो में हुई थी। पहली मुलाकात में ही हम मिजाजी की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। नतीजतन मैं अक्सर अपनी खाली शामें कर्नल शंकर के साथ गुजारता हूँ और आज शाम भी कर्नल शंकर के पास ही जाऊंगा। परसों शाम भी उन्हीं के साथ था। मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी इस पुछगिछ का मकसद क्या है। मैंने उन्हें कहा कि अपने देश के लिए मैं हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताएं तो सही। अब वो मुझे क्या बताते, लगे इधर उधर की बातें करने। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अभी तक आपकी शनाख्त देखी भी नहीं है और आपकी ज़बानी बात पर भरोसा करके मैंने आपको सब बातों का जवाब दिया है। जब तक कि आप इस पुछगिछ की वजह नहीं बताएंगे, मैं कोई अजनबी या अनजान शख्स नहीं हूँ। मेरी सेंट्रल मिनिस्ट्री से लेकर फौज के आला अफसरान तक रसाई है। यहाँ मैंने MES के ब्रिगेडियर और उस मिनिस्टर का नाम लिया जिनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग आशा ने मुझे दी थी। फिर कहा कि आज शाम कर्नल शंकर को भी मैं आपकी यहाँ आमद का बताऊंगा। मेरी इस धमकी आमेज गुफ्तगू ने माहौल बिल्कुल उलट दिया। अब वो मेरी इस तरह मिन्नतें कर रहे थे कि ये महज गलत फहमी थी जो उन्हें यहाँ ले आई। वो मुझे इस मुलाकात को यहीं भूल जाने का कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक आजाद देश का आजाद शहरी हूँ, इनकम टैक्स अदा करता हूँ और किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस नहीं हूँ। आप बगैर कुछ बताए मुझसे सवालात करते रहे हैं और मैंने एक शरीफ शहरी की तरह आपके सवालात के जवाब दिए हैं। मेरी इन बातों से वो बिल्कुल ही धीमे पड़ गए और कई बार माजरत करने के बाद रुखसत हो गए। इस दौरान मेरी अंदरूनी कैफियत ये थी कि मैं अच्छा खासा खौफजदा हो चुका था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के मिस्ताक मैं जानता था कि आइंदा के हालात इस पहली मुलाकात पर ही मुनसर हैं। लिहाजा मैंने उन पर अपना अक्स जमाने में अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर दी। मुझे बखूबी इल्म था कि बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि मेरी निगरानी का सिलसिला कई रोज जारी रहेगा। मेरा साथी भी चंद मिनट बाद कॉफी शॉप से उठाया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। साथी सामने से गुजरा तो मैंने उसे कहा कि वो दूसरे साथियों के पास जाए और उन्हें तसल्ली दे कि सब ठीक है और आइंदा चंद रोज तक मेरे बजाय वो उनसे मिला करेगा। जब वो जाने लगा तो उसी तरह मैंने उसे 6,000 रुपए दिए कि यशवंत को हर दूसरी डाक के साथ 2,000 रुपया दिया जाए और मेरे मुतालिक बताया कि मैं चंद रोज के लिए दिल्ली से बाहर गया हूँ। बाद दोपहर में होटल से बाहर निकला और एक टैक्सी ली। थोड़ी ही देर में मुझे महसूस हो गया कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं इधर उधर के बिला मकसद चक्कर काट कर कनॉट प्लेस पहुंचा। स्टेशनरी की एक बड़ी दुकान से कुछ सामान खरीदा और वापस होटल आ गया। वो गाड़ी होटल वापस पहुंचने तक मेरा पीछा करती रही। चूंकि मुझे अपनी निगरानी का इल्म हो चुका था, इसलिए मैंने उसे कोई अहमियत न दी। शाम को मैं कर्नल शंकर के पास चला गया। इस बार एक दूसरी गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। कर्नल शंकर के पास मैं 2 घंटे से जायद बैठा रहा और उसे मुख्तसरन सुबह होटल में मिलने वालों और निगरानी के मुतालिक बताया। कर्नल शंकर ने कहा कि चंद रोज के अंदर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये इनकी रूटीन की कार्रवाई है। और वैसे ही मजीद चंद रोज तक ये निगरानी का सिलसिला जारी रहा और फिर खत्म हो गया। इस दौरान मैं कर्नल शंकर से 2 बार और मिला। उसने मुझे बताया कि उसने जनरल को अपनी और अपने दोस्तों की निगरानी और पुछगिछ के मुतालिक तफसीलन रिपोर्ट की है। कर्नल शंकर आर्मी हेडक्वार्टर का अफसर था और उसकी पोस्ट खासी अहम थी और फिर जो वाकया पेश आया था उसमें कर्नल शंकर किसी तरह से भी मुलव्विस न था। उसके जनरल ने यकीनन उसकी रिपोर्ट का नोटिस लिया होगा, तभी उसकी निगरानी और उसके वाकिफकारों की निगरानी एक रोज अचानक खत्म हो गई। मेरा साथी निगरानी खत्म होने के बाद भी 10 रोज मेरे होटल में ही मुकीम रहा और उसके होटल से जाने के 2 रोज बाद मैं भी एहतियातन जिग-जैग रास्तों से होता हुआ अपने साथियों से जा मिला। मजीद चंद रोज मामूल से ज्यादा एहतियात बरतने के बाद हम सब ने अपनी पहले वाली रूटीन इख्तियार कर ली।